कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। विसर्ग संधि के अध्ययन में आपका स्वागत है। देखिए, संधि में 3 संधियां हमने पढ़ी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हमने एक ही वीडियो में उनके नियम और उदाहरण समझाए हैं, और व्यंजन संधि में एक में उदाहरण और उससे पहले नियम का अलग वीडियो बना है। और संधि के शुरुआत में हमने संधि क्या होती है, कैसे होती है, उसके नियम क्या है, सभी तीनों संधियों में कॉमन नियम क्या है, उसके लिए पहला वीडियो, उसके बाद में दूसरा स्वर संधि का, तीसरा व्यंजन संधि के नियम, चौथा व्यंजन संधि के उदाहरण, और ये 5वां वीडियो विसर्ग संधि के नियम और प्रकार। तो हम आपको बता दें, विसर्ग संधि के लिए ये चार्ट आपके लिए काफी है। हम आपको लंबा चौड़ा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 संधियां हैं और इन तीनों संधियों को हमने 2 प्रकार से समझाया। पहला प्रकार शॉर्ट है, यहाँ पर बहुत छोटा सा है, और दूसरा यहाँ पर है। पहली संधि है सत्व, दूसरी रुत्व और तीसरी उत्व। याद हुआ? सत्व, रुत्व, उत्व। सत्व, रुत्व, उत्व। यहाँ थोड़ा बड़ा सा करके बताया, यहाँ छोटा सा। उसके बाद में सत्व के जो और डाइवर्जन होते हैं उनको यहाँ पर समझा दिया है, और उत्व का और डाइवर्जन है वो यहाँ पर समझा दिया। यानी इसी चैप्टर में, इसी पेपर में पूरा का पूरा हमने विसर्ग संधि आपको क्लियर करवा दिया है। अब शुरू करते हैं, लेकिन आप अलर्ट होके देखेंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि आप कोई गाने देख रहे हो, इस वीडियो को देखो, अलर्ट होके देखो, जैसे आप कोचिंग क्लास में या स्कूल में पढ़ रहे हो उसी तरह से। तो देखिए, सत्व, रुत्व और उत्व क्या है? विसर्ग संधि के प्रकार है। सबसे पहले ये बताइए, विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में विसर्ग होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग कैसा होता है? ये डबल डॉट। ओके, ये तो सबको मालूम होता हुआ, लेकिन बताना पड़ता है, किसी को नहीं होता। चलिए, अब तीनों संधियों के बाद हम यहाँ पर दोबारा कह देते हैं, प्रथम पद का अंतिम अक्षर यानी प्लस से पहले प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर होता है तो स्वर संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन होता है मतलब हलंत होता है तो व्यंजन संधि, और प्रथम पद का अंतिम अक्षर विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि। तो यहाँ प्लस से पहले विसर्ग है, आप देख लो, प्लस से पहले विसर्ग है तीनों संधियों में, सत्व, रुत्व, उत्व। अब ये विसर्ग क्या है? विसर्ग को कुछ नहीं है, विसर्ग एक अक्षर है, ठीक है ना। ये सत्वे वाला विसर्ग है ना, इसके 3 अक्षर बनते हैं, वो भी आधे व्यंजन बनते हैं। और ये रुत्वे वाला विसर्ग है ना, उसका भी 1 अक्षर बनता है, उत्वे वाला अक्षर होता है उसका 1 अक्षर बनता है। याद हो रहा है? दोबारा बोलता हूं, इसके 3 व्यंजन बनते हैं, इसका 1 ही व्यंजन बनता है और इसका 1 स्वर बनता है। उत्वे संधि के विसर्ग का 1 स्वर बनता है। अब देखिए, नाम आपको कंटिन्यू देखिए, बहुत छोटी सी संधि है लेकिन बहुत बड़ी है, ठीक है ना। सबसे पहले स्वर संधि पढ़े जाते हैं, क्योंकि उसके आधार पर व्यंजन संधि पढ़ी जाती है, और स्वर संधि और व्यंजन संधि के आधार पर विसर्ग संधि पढ़ी जाती है। इसलिए उस चीज का भी आपको ज्ञान यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ आपके सत्व, रुत्व और उत्व तीनों है ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि प्लस से पहले क्या होता है। सत्व में प्लस से पहले विसर्ग होगा, ये याद हो गया। अब रुत्व और उत्व को यहाँ कॉमन किया हुआ है। कॉमन का मतलब होता है रुत्व और उत्व के अंदर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर सेम होता है, परंतु विसर्ग से पहले एक चेंजिंग होती है। क्या होती है? रुत्व संधि में अ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है, मतलब रुत्व संधि में अ नहीं आएगा और उत्व में क्या आएगा? आएगा। बाकी रुत्व और उत्व में कोई फर्क नहीं है ना। विसर्ग संधियां तो 2 ही है, पहली सत्व और दूसरी रुत्व, उत्व, ठीक है ना। अब द्वितीय पद का प्रथम अक्षर देखो, उसके आधार पर संधियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम पद के अंतिम अक्षर के आधार पर 3 प्रकार की होती है। बाकी अपन को पूरा क्लियर करना, माइंड में ढांचा सेट करना। देखिए, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला, दूसरा श यानी खर प्रत्याहार, ठीक है ना। यानी विसर्ग के बाद में यहाँ अलग चीज है। यहाँ देखिए, पहला, दूसरा श ये कहां था? अपने व्यंजन संधि में।
चरत्व संधि, व्यंजन संधि की पहली संधि आपने पढ़ी चरत्व संधि, उसमें द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला दूसरा श होता है, तो प्रथम पद के अंतिम अक्षर को पहला बनाता है। अब देखिए रुत्व संधि में तीसरा चौथा पांचवा य लव है या कोई भी स्वर, ये हर्ष प्रत्याहार है, हर्ष प्लस अच, अच मतलब स्वर, तो यहां हर्ष प्रत्याहार और अच आने पर यानी तीसरा चौथा पांचवा य लव है और स्वर आए, तो ये कहां पर था आप याद करके बताइए। तीसरा चौथा पांचवा य लव है और कोई भी स्वर, ये जस्व संधि में था, व्यंजन संधि का जस्व संधि में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ये था, और यहां पर भी सेम है। उत्व संधि में भी तीसरा चौथा पांचवा य लव ह और स्वर हर्ष प्लस अच, हर्ष प्रत्याहार में यहां से लगा कर यहां तक आता है, अच में स्वर आते हैं, ये इसके डबल नाम है, आपको यहां तक याद करना है, ठीक है ना। तीसरा चौथा पांचवा य लव ह और स्वर आने पर यहां पर रुत्व और उत्व संधि होती है। ये द्वितीय पद का प्रथम अक्षर दिमाग में रखना, पहला दूसरा आए तो सत्व संधि होगी, तीसरा चौथा पांचवा आए तो रुत्व उत्व होगी, और अब श आए तो सत्व, क्योंकि स सत्व, ठीक है। अब य लव आए या है आए तो रुत्व उत्व होगी, स्वर आए तो रुत्व उत्व होगी। अब रुत्व कहां होगी उत्व कहां होगी ये हम यहां पर बता देते हैं। अगर विसर्ग से पहले अ की मात्रा वाला कोई भी व्यंजन नहीं आएगा, दूसरा सभी आएगा, 11 के 11 13 स्वर है, 13 में से 12 स्वर आएंगे तब तो रुत्व होगी, एक सिर्फ अ आएगा तब उत्व हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब जब ऐसे संधि होगी तो इस विसर्ग का क्या बनेगा, यहां देखो, इस विसर्ग का ये शंकर वाला श, षटकोण वाला श या सड़क वाला श बनेगा, मतलब तालव्य श, मूर्धन्य श या फिर दंत्य श बनेगा। ये याद रखना कब क्या बनेगा, ये स्टार लगाए हुए नीचे आपको दोबारा समझा देंगे। अब देखिए यहां पर इस अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और तीसरा चौथा पांचवा य लव है आए तो विसर्ग का क्या बनेगा, र बनेगा, आधा र बनेगा, जो ऊपर चढ़ता है ना कर्म के अंदर मैं के ऊपर रह होता ना, वो वाला रह विसर्ग का बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा य लव है या कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का ऊ बनेगा, ये भी स्टार है। ऊ का मतलब होता है छोटा ऊ, अश्व ऊ बनेगा। आ गया समझ में। अब देखिए विस्तार से सत्व संधि। सत्व संधि में 3 प्रकार के विसर्ग बनाए। पहला विसर्ग, उसके बाद में इसने क्या पहला दूसरा होना चाहिए, तो यहाँ पर पहला दूसरा है। पहला दूसरा क्या है, चैच है, कैक है, पैप है, यहाँ पर नहीं दिया, चैच है या फिर ये वाला श, चैश है या फिर ये वाला श आए तो विसर्ग का ये वाला श बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये विसर्ग के बाद में चैश या फिर शंकर वाला श हो तो इसका शंकर वाला श बनेगा। क्लियर हुआ। अब विसर्ग के बाद में ट ठ या फिर षटकोण वाला श हो तो ये षटकोण वाला श बनेगा। क्लियर हुआ। अब विसर्ग के बाद में त थ या षटक वाला श हो तो इसका ये श बनेगा। क्लियर हुआ। ये चीज अपने व्यंजन संधि में और उच्चारण स्थान में भी पढ़ी थी कि त थ के साथ में हमेशा ये श रहता है, ट ठ के बाद में ये रहता है और च छ के साथ में हमेशा ये रहता है। तो यहाँ पर भी साथ में और विसर्ग का भी ये बन रहा है, यहाँ पर भी साथ में और विसर्ग का भी ये बन रहा है, यहाँ पर भी त थ के साथ में षटक वाला श और विसर्ग का भी षटक वाला श बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए रुत्व संधि। रुत्व में ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। फिर विसर्ग हो, उसके बाद में ग गहड़ है, तीसरा चौथा पांचवा, झ झ ये, ड ढण द धन ब भम, ये तीसरा चौथे पांचवे। फिर ये लव आ सकते हैं, है आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है, तो विसर्ग का क्या बनेगा, रे बनेगा। ये चीज आपके क्लियर होगी। नहीं है तो रिपीट करके और कहीं नोट कर लो डायरी में। यहाँ तो हम जल्दी जल्दी बता रहे होंगे और कोई जानते हैं उनके लिए बहुत धीरे भी बता रहे होंगे। तो आप हम क्या लेवल में बता रहे हैं, बातें पूरी जितनी बतानी होती है बता देते हैं और बहुत सरल तरीके से। इसलिए आप लोग नोट डाउन करते रहें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सुरक्षित रखें। मोबाइल में कहीं पर भी चला जाता है, एक कॉपी बना करके आप ऐसा कीजिए कि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ संधि नहीं है, हमारे चैनल पर सारे टॉपिक व्याकरण के पढ़ाए हुए हैं। आप गहराई से समझना चाहते हैं तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य, है ना, वचन, पुरुष, लिंग,
कोई भी टॉपिक उठा लो संस्कृत का, सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं, आप उनको आराम से देखें, समय निकाल करके पूरा सिलेबस देखें। एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और उसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक, ठीक है ना, ये लिखा है ना इस चैनल पर 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित पढ़ाई हुई है। 6ठी से 10वीं सारी किताबें हैं और व्याकरण भी है। 6ठी से 10वीं की व्याकरण जो भी सिलेबस में गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो भी अप्रूव किया है, और नया सिलेबस है, ठीक है ना, 2021 का नया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बुकें पढ़ाई हुई है और 10वीं का बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ाया हुआ है। और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स है, परंतु आपको प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करना है। प्लेलिस्ट का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं, और एक हमारे गाइडेंस वीडियो भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि एक प्लेलिस्ट में पूरी एक कक्षा का, 6ठी कक्षा का पूरा एक ही है, उसके अंदर 15 के 15 पार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओ वीडियो के, किसी को पूछ लो प्लेलिस्ट कैसे जाते हैं यूट्यूब में, पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब रुत्व संधि की अपन बात कर रहे थे। अ नहीं होता है और विसर्ग होता है तो विसर्ग का र बन जाता है। तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पर हो गया, ये हो गया तो र बन गया। अब उत्व संधि में यहाँ पर अ नहीं है और यहाँ पर सिर्फ क्या है अ, और उसके बाद में क्या है सेम टू सेम। तीसरा चौथा पांचवा ये है या फिर कोई भी स्वर आएगा द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, तो विसर्ग का उ बनेगा। अब जब विसर्ग का उ बनेगा तो उसके पहले क्या है अ के बाद में उ आएगा तो दोनों मिलके ओ बनेगा। कौन सी संधि से? गुण संधि से। ये अपने स्वर संधि की संधि है, आपको पता होगा। अब सत्व संधि देखिए, सत्व संधि में विसर्ग के बाद में क ख या प फ आए, ये सत्व संधि अपन ने यहाँ पर पूरी नहीं की थी, क्योंकि यहाँ छ पहला दूसरा श पहले 5 होते हैं, दूसरे 5 होते हैं, तो यहाँ पर तो पहले 3 ही हुए। अब क ख या प फ आए तो क्या होगा, विसर्ग की जगह अर्ध विसर्ग होगा, अर्ध विसर्ग होगा या फिर नहीं होगा, दोनों विकल्प से अपन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए सत्व संधि में यहाँ पर विसर्ग है, ठीक है, सत्व संधि में यहाँ विसर्ग है और उसके बाद में ये श, ये श, ये श, इन तीनों में से कोई भी श आया तो विसर्ग का अपने विकल्प से श बनाएंगे, यानी श नहीं बनाएंगे तो भी सही है, और तो भी सही है, मतलब श नहीं बनाएंगे मतलब लोप नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, या फिर आधा स ये आएगा तो ये स बनेगा, ये आया तो ये स बनेगा इसका विसर्ग का, और ये स आया तो इस विसर्ग का ये सड़क वाला स बनेगा। यानी शंकर वाला से आया तो विसर्ग का शंकर वाला से बनेगा, षटकोण वाला से आया तो विसर्ग का षटकोण वाला से बनेगा, और सड़क वाला से आया तो सड़क वाला से बनेगा, और नहीं भी बनेगा तो भी, जैसे हरी शेते है ना, हरी प्लस शेते, उसके अंदर आधा से शंकर वाला करेंगे तो भी चलेगा, और विसर्ग का विसर्ग रखेंगे तो भी चलेगा। अब उत्व का प्रोसेस देख लीजिए। उत्व संधि में अ विसर्ग अ, ये स्थिति है, ठीक है ना। तो अ के बाद में कोई विसर्ग आए और उसके बाद में ये अ आ जाए, ठीक है ना, ये आ जाए, मतलब स्वर यहाँ पर पूरा लिखा है, वो तो है ही, लेकिन स्वर के अंदर एक अ और होता है, तो क्या होता है कि इस विसर्ग का उ बनेगा, विसर्ग का उ बनेगा तो अ के अंदर उ मिल करके ये उत्व संधि से उ बना, अब अ के अंदर उ मिल करके ओ बनेगा, ये गुण संधि से बना। अब ओ के बाद में ये अ का अवग्र चिन्ह बनेगा, ये किससे बनेगा, पूर्व रूप संधि से बनेगा। बाकी अपन उदाहरणों में इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। उदाहरणों की पीडीएफ अलग से बनी हुई है, उससे पहले एक ये नियम तो सारे हमने बता दिए आपको, लेकिन एक विसर्ग संधि में एक अपवाद और है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग रहता ही नहीं है, वो पीडीएफ आपको और बता देते हैं, और उसके अंदर तो हम नियम और उदाहरण साथ में बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको नियम समझाए और उसके बाद में विसर्ग लोप संधि पढ़ा करके फिर आपको इन्हीं संधियों के उदाहरण समझाएंगे। यहां हम लोग जो है आपको विसर्ग संधि के अंदर जो विसर्ग लोप संधि होती है, विसर्ग लोप संधि के नियम और उदाहरण साथ में समझा देते हैं। देखिए पहला नियम, अ और आ के बाद में विसर्ग आए, अ और आ स्वतंत्र नहीं आएगा, किसी व्यंजन के साथ में, जैसे लोप शब्द है, लोप के अंदर अ है, ठीक है ना, राम के अंदर अ है और रमा के अंदर आ है, रामः तो वहां पर अ आएगा, रामः वहां पर आ आएगा, ठीक है ना। विसर्ग के पहले अ या आ आना चाहिए किसी व्यंजन के अंदर। फिर तीसरा चौथा पांचवा हो, य र ल व हो या फिर कोई भी स्वर हो, य र ल व है नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग का र बनेगा। ध्यान से देखो, यहाँ विसर्ग का र बनेगा। विसर्ग का र कब बनता है, जब इधर
ए और आ नहीं होता है, ए को छोड़कर कोई भी स्वर होते हैं, लेकिन ये नियम विसर्ग लोप का अलग से है। यहाँ पर विसर्ग का रे बनेगा, लेकिन वो रे आएगा ही नहीं शब्द के अंदर, तो फिर रे का क्या बनेगा, यह बनेगा। रे का यह बन करके और लोप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर आएगा तो लोप होगा तथा नहीं भी, लेकिन व्यंजन आया तो नित्य लोप होगा। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? नहीं आई? तो ध्यान से देखो, यहां पर विसर्ग है, उससे पहले ए और आ हो, तो उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा यार है, ये क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पर क्या है, स्वर। यानी विसर्ग के बाद में व्यंजन भी आ सकते हैं, स्वर भी आ सकता है, लेकिन विसर्ग से पहले ए आ सकता है, आ सकता है। तो क्या होगा, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर आएगा तो लोप होगा और नहीं भी होगा। यहाँ पर स्वर आ गया तो इसका लोप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ व्यंजन आ गए तो नित्य लोप होगा। ठीक है ना, नित्य लोप होगा। दूसरे नियम में भी सेम बात है। दूसरे नियम में भो, भगो और अघो, इन तीनों के ओ के बाद में विसर्ग हो। ठीक है ना, भो, भगो और अघो के बाद में विसर्ग आए, और विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, ये सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम आना चाहिए। तो क्या होगा, ये सेम टू सेम होगा। विसर्ग की जगह क्या होगा, रे होगा, विसर्ग की जगह रे होकर के उसका यह होगा, रे होकर के यह होगा, मतलब सीधा लोप करें तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। रे बनेगा फिर यह बनेगा, उसके बाद में क्या होगा, लोप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब यहां उदाहरण में देख लीजिए, देवा ई ये शब्द है, और ये शब्द देवा ई है भी लिख सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देवा के बाद में ई है, तो यहां पर ई क्या है, ईश्वर है, तो स्वर आने पर क्या होगा, लोप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसका, विसर्ग का। विसर्ग का लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा, विसर्ग का रे बनेगा, रे का यह बनेगा, यह रहेगा। विसर्ग का लोप नहीं हुआ तो यह दिखेगा, और विसर्ग का लोप हुआ तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यहां देखिए देवा ई है, तो यहां पर लोप हो चुका है, इसलिए शब्द क्या बना, देवा ई है, ये शब्द बन गया। अब यहां पर देवा और यह कौन सा है, देखिए ये विसर्ग का रे बना, रे का यह बना, तो इस विसर्ग का रे बना, पहले रे लिखा नहीं जाता है तो फिर यह बना। क्यों बना, क्योंकि इसके पहले अ या आ में से आ है, और उसके बाद में कोई भी स्वर आए या तीसरा चौथा पांचवा या रहा, तो यहाँ पर तो ईश्वर है, इसलिए विसर्ग का लोप हो भी गया और नहीं हुआ। नहीं, दोनों चीजें होती हैं स्वर आने पर, तो यहाँ पर यह के अंदर ई जुड़ गया तो ई बन गया, तो देवा ई है, देवा ई है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपन, देवा हस्ती, देवा हस्ती, तो देवा हस्ती के अंदर क्या है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है वो आपके व्यंजन है। द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है, व्यंजन है कि नहीं, हाँ व्यंजन है। और यहां पर क्या है, आ है, तो यहां पर विसर्ग था, उसका नित्य लोप हो चुका है। संधि होगी तब लोप होगा, विच्छेद होगा तब विसर्ग दिखेगा। विच्छेद में शब्द अलग लगेगा। नियम यहां पर है, देवाह प्लस हस्ती, तो यहां इसने कहा आ के बाद में कोई भी विसर्ग आए, आ के बाद में विसर्ग आए, फिर क्या आए, तीसरा चौथा पांचवा या है, तो यहां पर है पड़ा है। ठीक है ना, अब इस है के कारण, व्यंजन के कारण इधर क्या हो गया, इसका नित्य लोप हो गया, तो देवा हस्ती लिख दिया। अब इसके सेम प्रोसेस है कि विसर्ग का रे बनता है, रे का यह बनता है, यह का लोप होता है। तो यहां पर देखो भो देवा, तो विच्छेद क्या हुआ, भो हो देवा, तो भो के विसर्ग का लोप हो गया, क्योंकि देवा में द क्या है, द तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो उसकी वजह से यहां पर विसर्ग का लोप हो गया। कैसे लोप हुआ, पहले रे बना, रे के बाद में यह बना, यह का लोप हो गया, यहां पर आएगा। अब देखो भो अवधेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भो विसर्ग अवधेश, ये नहीं, ये भो अवदेश और भो विसर्ग अवदेश दोनों शब्द राइट है। कैसे राइट है, इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहे हैं, भो अवदेश
भो अवदेश दोनों शब्द राइट है, विसर्ग वाला और विदाउट विसर्ग वाला, क्योंकि ए आ गया, स्वर आ गया, तो इसका देखो विच्छेद हमेशा भो विसर्ग प्लस अवदेश होगा। अब इसका लोप हो गया, विसर्ग का रे बना, रे का ये बना, ये का लोप हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में स्वर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर स्वर आ रहा है इसलिए लोप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे समझ में पूरा? तो आपको ए आ के बाद में विसर्ग देखे, तीसरा चौथा पांचवा यार लवा, और यहाँ पर है नहीं लिखा हुआ, है होगा क्योंकि हस्ती में है आ रहा है। उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो अपन के विसर्ग का रे बनेगा, रे का यह बनेगा, यह का लोप होगा। अगर बाद में व्यंजन होगा तो, और बाद में स्वर हुआ तो विसर्ग का लोप भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। वो भगो अगो में भी इसी तरह से विसर्ग का बाद में स्वर आया तो लोप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और बाद में व्यंजन आया तो विसर्ग का रे बनेगा, रे का यह बनेगा, और यह का नित्य लोप हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब दूसरा है एश और शय। एश एतत् सर्वनाम शब्द है, शय तत् सर्वनाम शब्द है। इन दोनों सर्वनाम शब्दों के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग के अंदर विसर्ग होता है ना। उसके बाद में व्यंजन आ जाए कोई भी तो विसर्ग का नित्य लोप होगा। जैसे एश है विष्णु तो एश विष्णु, शय शंभु तो शय शंभु। शय शंभु के अंदर विच्छेद है, शय अलग था, शंभु अलग था, नियम अप्लाई नहीं हो रहा है जब तक प्लस होगा, प्लस हटते ही नियम अप्लाई होगा। नियम क्या कहता है कि एश और शय का विसर्ग हो और उसके बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, शय व्यंजन है इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। एश के अंदर भी, विष्णु के अंदर वी क्या है? व्यंजन है, ई नहीं है पहले, ठीक है ना, इसलिए इसका एश का भी लोप हो गया। क्लियर हुआ? तो एश और शय के बाद में व्यंजन है जो विसर्ग का लोप होगा। छोटी सी बात है, समझ में आ गया? दूसरी बात क्या है? एश और शय के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। क्लियर है? उसके बाद में देखिए तीसरा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है? ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर रुत्व संधि का है, ये रुत्व संधि का है। रुत्व संधि के अंदर उदाहरण अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए दिया क्योंकि इसका लोप भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी लोप में लेके आ गए, लेकिन है ये रुत्व संधि का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर के अंदर कौन कौन से 5 अक्षर आते हैं? अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा री और ली। इसके बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर नित्य हमेशा के लिए क्या आना चाहिए? र। तो यहाँ पर देखो र पड़ा है ना। ऐसी स्थिति बन जाए, ह्रस्व स्वर आ जाए, विसर्ग आ जाए और उसके बाद में र आ जाए तो इस र का क्या होगा? विसर्ग, मतलब इस विसर्ग का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। मतलब यहाँ र आ जाए, विसर्ग से पहले कोई छोटा स्वर आ जाए तो इसका नित्य लोप होगा। मतलब लोप विकल्प से नहीं, डिलीट कर दो इसको। और इसके साथ में एक प्रोसेस और होगा, जो ह्रस्व स्वर है उसका क्या बनेगा? ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब यहाँ इसका एग्जांपल दे दिया हमने, इसका भी एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। विसर्ग लोप संधि में पहला नियम उसका उदाहरण दे दिया और दूसरा नियम उसका भी हमने मतलब उदाहरण दे दिए। तो ये एक ही नियम है। फिर दूसरा नियम है ए से वाला सिंपल है, उसके भी एग्जांपल दे दिए। अब ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर बनता है, विसर्ग का लोप होता है जब द्वितीय पद का प्रथम अक्षर र होता है और विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर होता है, तो उसका भी नियम यहाँ पर देख लिए। यहाँ पर ये शब्द है ना नीरो, दिखा ये नीरो, नी बड़ा है ना, ये नहीं तो ये देख लो नीरो। अब इस बड़े को अपन संधि विच्छेद करेंगे तो छोटा बनाएंगे, छोटा बना करके विसर्ग लिखेंगे और रोग लिखेंगे। ये मूल शब्द है निहि प्लस रोग, ठीक है ना। यहाँ पर विसर्ग है, अब विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है? र, और विसर्ग से जस्ट पहले ई की मात्रा, ई क्या है? ह्रस्व स्वर है। समझ में आ गया ना पूरा स्रोत? न को छोड़ दो, न के बाद में ई है, ई छोटा स्वर है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में र है, तो विसर्ग का नित्य लोप कर दो, तो विसर्ग का नित्य लोप कर दिया। ये किससे हुआ? विसर्ग लोप संधि से। फिर ये कहता है कि जो छोटा स्वर है वो यहाँ सेट नहीं होता, इसलिए बड़ा करो, तो नी बड़ा कर दिया और रोग, तो पूरा शब्द क्या बना? नी रोग। ये सही है। यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है पगले, हाँ, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ संधि विकार ढूंढना, ऐसे विकार नहीं ढूंढना। द्वितीय पद का प्रथम अक्षर र दिखाई देता है और उससे पहले कोई बड़ा अक्षर दिखाई देता है तो उसको छोटा करके अप्लाई करो, पता लगाओ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके साथ में विसर्ग जोड़ो। यहाँ देखिए गुरु रूप ने, ये शब्द है गुरु रूप ने, ये छोटा रू नहीं है, बड़ा रू है। आटे वाला होता है ना जलेबी जैसा, वो बड़ा होता है, और उसके बाद में ये ऐसा होता है ना, ऐसा कै जैसा, ये छोटा है। ये आपको पता है ना, अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से देख लो। ये बड़ा है,
गुरु रुग्ण, गुरु बीमार है तो यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा गुरु रुग्ण। ये छोटा विसर्ग के से पहले छोटा ऊ है और बाद में रुग्ण में रू है, रे आ गया। इधर क्या आ गया विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटा स्वर आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा का छोटा ही रखेंगे, विसर्ग का लोप करेंगे। ये पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद में विसर्ग का लोप हो गया तो छोटे का बड़ा बना दिया, है ना। इसका आटे वाली जलेबी बना दी, बड़ा वाला बना दिया तो गुरु रुग्ण। समझ में आया विसर्ग लोप संधि? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लो और नोट करते रहो, कॉपी पास में रखते हो नहीं और बात करते हो। अब अपन यहां पर बात करते हैं विसर्ग संधि के उदाहरणों की। सबसे पहले सत्व संधि, ठीक है ना। सत्व संधि का क, सत्व संधि का ख, ठीक है ना। तो यहां पर आपके ये सत्व संधि के क के अंदर कौन सा है, च वर्ग वाला स, उसका जो विसर्ग बनता है वो सत्व संधि में यहां पर है। चलिए देख लीजिए रामश्च, तो यहां पर आधा स दिखाई देता है। ऐसे आपको कहीं लगे कि आधा स की जगह विसर्ग बनाया जाए और यहाँ पर एक शब्द बन जाए तो वहां पर संधि कर दो। ऐसे शब्द संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पर आधे स का विसर्ग बना, बाकी कुछ नहीं हुआ तो आधा स यहाँ पर रामा है और च अलग हो गया। ये आपकी सत्व संधि से है, ठीक है ना। ये रामा है, च ये मूल शब्द है। अब इसकी संधि करेंगे तो विसर्ग का क्या बनेगा, श बनेगा शंकर वाला, क्योंकि बाद में च वर्ग आ रहा है तो यहाँ पर आधा श बन गया। ये सत्व से बना तो रामश्च बन गया, क्योंकि च छ ये दो आए। तब देख लीजिए यहाँ पर निश्चल शब्द है, निश्चल, तो यहाँ पर आधे श का विसर्ग बन गया और उसके बाद में छल शब्द है तो यहाँ पर छ होने की वजह से इस विसर्ग का ये श बन गया और बाद में शल, सेम टू सेम है। ये किससे बना, सत्व संधि से। यहाँ पर निश्चल शब्द आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर निशेष और निशेष, निशेष और निशेष दोनों शब्द है। क्यों देखिए हमने नियम बताया था आपको कि विसर्ग के बाद में कोई भी श आ जाए, श आ जाए, स आ जाए, तीनों श आ जाए, वाशरी से इसका निषेध किया हुआ है कि बाद में अगर तीनों स आ जाए और उसके बाद में उससे पहले विसर्ग आ जाए तो उस विसर्ग का बाद वाला श बनाओ और नहीं भी बनाओ, ठीक है। तो इस विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग का सेम टू सेम लिखा हमने, विसर्ग ही रहेगा या फिर विसर्ग का ये वाला श भी बनेगा, दोनों चीज होगी। तो विसर्ग रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा निशेष और विसर्ग का श बनेगा तो निशेष, ऐसा लिखा जाएगा। इसलिए इन दोनों को ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। समझ में आया? प्रोसेस यानी द्वितीय पद का प्रथम अक्षर श हो और उससे पहले विसर्ग हो तो उस विसर्ग का वो संबंधित स बनेगा भी और नहीं भी बनेगा। नहीं बनेगा मतलब लोप नहीं होगा। निशेष है ना, हरिष्यते, ऐसे शब्द आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब इसका प्रोसेस देखिए, इस स का विसर्ग कैसे बनेगा। निश्चल शब्द को यहाँ पर लिया, देखिए निश प्लस छल, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ 10वीं लेवल तक इतना ही पूछते हैं, लेकिन अगर गहरा पूछे तो आपको यह करना है। निश प्लस छल में सबसे पहले शुरुआत में निश क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग में ये सड़क वाला स होता है, ठीक है ना, ये मूल शब्द है। फिर निर बनेगा, है ना, सचजुसो रू से इस श का रे बनेगा, श का क्या बनेगा, रे बनेगा। रुत्व संधि से इसका रे भी बनेगा, इसके अंदर उत्व संधि रुत्व संधि भी आती है, रे बनेगा। फिर रे का विसर्ग बनेगा। डायरेक्ट स का विसर्ग नहीं बनता है, लेकिन 10वीं तक के बच्चों को ऐसे समझाया जाता है, क्योंकि सत्व संधि को फिर अलग नहीं कर पाते। सचजुसो से स का रे बन गया और रे का विसर्ग बन गया। फिर विसर्ग का वापस क्या बना, स बना। वो किससे, सत्व से बना। अब ये जो स है ना, उस स का ये स बना, कौन सा, शंकर वाला। क्यों बना, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, च वर्ग का च और छ आ रहा है, इसलिए ये श बना। ये श सचुत्व व्यंजन संधि से बना है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ सचुत्व व्यंजन संधि बना, सचुत्व व्यंजन संधि से ये श बना, नहीं तो मूल रूप से ये सड़क वाला श था। और ये सड़क वाला श कौन सी संधि से है, ये आपके वो वाली संधि नहीं है। यहाँ पर तो ये मूल रूप से है, ये विसर्ग का ये स बनता है, ठीक है ना। वापस प्रोसेस देखो, सड़क वाले से रे बनता है, रे का विसर्ग बनता है, विसर्ग का वापस ये सड़क वाला स बनता है, क्योंकि आगे पहला दूसरा तीसरा आएगा तो पहला दूसरा आएगा तो ये सड़क वाला बनेगा, सड़क वाले का ये बनेगा सचुत्व व्यंजन संधि से। ये आपको प्रोसेस एक्स्ट्रा शॉर्ट में बताया। अब ख देखिए, धनुष टंकार, धनुः प्लस टंकार, तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ट है,
ट होने की वजह से इस विसर्ग का ये षटकोण वाला श बनेगा, ये सत्व संधि से बना। उसके बाद में देखिए धनुष टंकार इजीली बन गया। अब देखो ठगश ठग है, तो ठग है प्लस ठग है, तो ये ठ क्या ट वर्ग का है, ठ पहला दूसरा है तो विसर्ग का षटकोण वाला बनेगा, बन गया। तो ठगश ठग है फिर से बन गया। अब देखिए कार्तिकेय षष्ठ है और कार्तिकेय षष्ठ है, विसर्ग का मतलब श भी बनेगा और विसर्ग ही रहेगा, क्योंकि कार्तिकेय है षष्ठ है, बाद में श आ रहा है षटकोण वाला, तो ये वाला नियम सेम टू सेम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्तिकेय है षष्ठ है, तो कार्तिकेय षष्ठ है पक्ष में और कार्तिकेय षष्ठ है ये विकल्प से है, तो यहाँ पर दोनों शब्द बनेगा कार्तिकेय षष्ठ और कार्तिकेय षष्ठ है। उसके बाद में देखिए धनुष टंकार, ये प्रोसेस है, षटकोण वाला से ये मूल शब्द है, उसके बाद में षटकोण वाले का रे बना रुत्व संधि से, फिर रे का विसर्ग बना ये विसर्ग संधि से बना, फिर विसर्ग का ये सड़क वाला स बना, ये सड़क वाला स सत्व संधि से बना, सत्व में सड़क वाला ही बनता है, फिर टैग की वजह से रुत्व संधि से षटकोण वाला बन गया। ये आपका प्रोसेस है जो 10वीं स्तर या रीट स्तर पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और अगर हो सके तो इसको डीपली क्वेश्चन पूछे तो आप इसका भी याद रखें कि किसके बाद में क्या बनता है, ठीक है ना। अब अपन रुत्व संधि के उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। रुत्व संधि रे का विसर्ग कहाँ बनता है, दो दशाओं में बनता है। द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर होने पर, यानी प्लस के बाद स्वर होने पर और प्लस के बाद व्यंजन होने पर, प्लस के बाद स्वर होने पर और प्लस के बाद व्यंजन होने पर, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन रुत्व संधि में प्लस से पहले क्या होगा, प्लस से पहले अ को छोड़कर कोई भी स्वर है, ठीक है ना, ए को छोड़कर कोई भी स्वर। तो यहाँ मुनि रीति शब्द को ध्यान से देखो, इसके अंदर विकार ढूंढो, रे क्या है, विकार है, तो रे का विसर्ग बना दो, रे का विसर्ग बना दिया। मुनि के बाद में रे आ रहा है, फिर ई आ रहा है, तो ई को यहाँ से शुरुआत करो, ठीक है ना। रे और ई के बीच में प्लस है, रे का विसर्ग बना और ई यहाँ पर आ गया, री के बीचों बीच संधि है, तो यहाँ पर मुनि ही प्लस इति बन गया, ये मूल शब्द है, मुनि ही प्रथमा एकवचन इति। तो यहाँ पर मुनि का जो रे है उसका मुनि के बाद में जो विसर्ग है उसका रे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बाद में कोई विस्वर आ सकता है और उससे पहले क्या है, क्या होना चाहिए आपके, अ को छोड़कर कोई विस्वर आएगा, तो इस विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का रे बनेगा। अब इसका रे बनेगा, ध्यान से देखो, रे के अंदर छोटा वाला ई जुड़ा, ये रे किसे बना के, रुत्व संधि से, तो रे के अंदर छोटा वाला ई जुड़ा तो री बन गया, वापस मुनि रीति हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, आव्यो आम्र बलानी, आव्यो राम्र बलानी, तो यहाँ पर आव है, यो क्या है, अ को छोड़कर कोई भी स्वर है, उसके बाद में र है, रे के बाद में आ है, तो रे का विसर्ग बना दो, रे का विसर्ग बना करके यो के साथ जोड़ो, तो यहाँ पर पड़ा आव्यो हो, और रे का विसर्ग बन गया, रे के अंदर वाले आ से बाद वाले शब्द की शुरुआत हुई, राम्र फलानी की जगह आम्र फलानी हो गया। आव्यो यानी हम दोनों के, आम्र फलानी यानी आम के फल है, तो आव्यो राम्र फलानी। इस तरह से संस्कृत में शब्द भारी नहीं होते हैं, विशेष करके आपको विसर्ग संधि याद है तो सारे शब्दों को आप तोड़ सकते हैं। बालका रा गच्छति, तो बालका के बाद में रे का विसर्ग बन गया और रे के अंदर वाले आ से बाद वाले शब्द का शुरुआत हो गया आ गच्छति। भाई राक्रमणम, रे के अंदर जो आ है उसका, रे के अंदर जो आ है उसका आक्रमणम बन गया और रे का विसर्ग बन गया, तो बही आक्रमणम बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखो एते रेते, रे के ऊपर एक मात्रा है, ठीक है ना, एते रेते, तो रे का विसर्ग बन गया तो एतही बन गया, एतही रेतई, तो यहाँ पर एतही बन गया, रे का विसर्ग बन गया और रे के अंदर जो एक ही मात्रा है उससे वापस एतही बन गया, एतही एतही, तो एतही रेतही ऐसे हो गया। एतही तो कंठ डालो, ओदो तो कंठोष्टम, इस तरह से वहां पर वो जस्व संधि है, वहां पर विसर्ग संधि नहीं है। तो यहाँ पर एतही रेतही का एतही प्लस एतही। पुनरुत्थानम, देखो रुत्थानम का उत्थानम बन गया क्योंकि रे का विसर्ग बन गया पुनः रुत्थानम, रे के अंदर से वो निकला उत्थान बन गया, ठीक है, पुनः उत्थान। क्लियर हुआ। अब द्वितीय पद का प्रथम अक्षर व्यंजन होता है, देखो धेनु गच्छति, तो व्यंजन होता है, व्यंजन कौन कौन से हो गए, पहला दूसरा श नहीं होगा, वो चीज अपने अलग बता दी। रुत्व संधि पढ़ रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तो ग तीसरा है, क ख ग,
क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी आ सकता है। उसकी वजह से यहाँ पर विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी स्वर है, क्या ऊ है, तो इस विसर्ग का क्या बनाओ, रे बनाओ। तो रे बना, लेकिन यहां पर तो व्यंजन है, व्यंजन के अंदर तो रह जाएगा नहीं, इसलिए रह क्या होगा, उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, देनूर गच्छति, देनूर गच्छति, देनूर रे के ऊपर चला, देखो देनूर गच्छति। ठीक है ना, इस ग का विसर्ग बनेगा, जो ऊपर अक्षर हो रहा है वो उससे पहले होता है, ग से पहले है और वो आधा होता है, तो ग के ऊपर वाला रे धेनु गच्छति, ऐसा हो गया। समझ में आया? पितर वंदे, तो पितर वंदे के अंदर क्या होगा, पित, और इस रे का विसर्ग बन गया पिता है वंदे। ठीक है ना, सर्वा नार्य, तो सर्वा के अंदर ना के ऊपर वाले रे का विसर्ग बनेगा सर्वा नार्य है। ठीक है ना, एतेर भक्षितम, एतेर भक्षितम, भय के ऊपर वाले रे का विसर्ग बन गया, क्योंकि भय तीसरा है, न पांचवा है, वह यर ले वह आ सकता है, यर ले वह है भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर रे का विसर्ग बना और वो विसर्ग भय के ऊपर जुड़ गया। यहाँ पर मुनि हस्ती, तो है के ऊपर रे चला जाएगा, जो विसर्ग का बनेगा मुनि ही हस्ती। ठीक है ना, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। आप जो वीडियो देख रहे हो है ना, वीडियो को देख रहे हो तो नीचे लिखा हुआ है शेयर, शेयर बटन दबा करके आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं। और अगर हिंदी प्रयोग में लाते हैं तो लिखा है सदस्यता लें, तो सदस्य ले लें और शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। ठीक है ना, ओके। अभी अपन यहां पर उद्वय संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये संधि का अंतिम स्टेज है। ठीक है ना, केवल व्यंजन विसर्ग संधि का अंतिम स्टेज नहीं है, स्वर व्यंजन विसर्ग सभी संधियों का अंतिम स्टेज है। ठीक है ना, अभी तक आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि नहीं देखी है तो आराम से उसको देख ले। ये विसर्ग संधि का अंतिम है उत्वय, उत्वय के अंदर ऊ का विसर्ग बनता है। यहाँ पर भी दो दशा है, द्वितीय पद अ को छोड़कर हो, द्वितीय पद अ को छोड़कर कोई भी, मतलब उत्वय संधि में आपने पढ़ा होगा द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, तीसरा चौथा पांचवा यर लव है, कोई भी स्वर होगा, तो कोई भी स्वर होगा तो ए को छोड़कर कोई भी स्वर या फिर व्यंजन आएगा तो, और द्वितीय पद में ए होने पर वो एक दशा अलग होती है, ये दशा अलग होती है। तो यहाँ पर पहले देखिए नमो नमः, तो नमो नमः के अंदर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर न है और प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या बनेगा, देख लो, नमः है प्लस नमः है। तो यहाँ पर नमः शब्द है, उस नमः शब्द के अंदर क्या है, विसर्ग है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर विसर्ग है और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा है, और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए नो प्रॉब्लम, वहां पर विसर्ग से पहले यहाँ कोई भी शब्द आए नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ए के बाद में नहीं, यहाँ विसर्ग से पहले ए होना कंपलसरी, आपको याद आया? ठीक है ना, विसर्ग से पहले अगर अ को छोड़कर कोई दूसरा आया तो ऋत्व संधि हो जाएगी, विसर्ग का रे बन जाएगा। और विसर्ग से पहले ए है, राम कृष्ण दिनेश नमः है, तो वहां पर विसर्ग का ऊ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए न मैं के अंदर से ए निकाल दिया और विसर्ग का ऊ बना दिया, और यहाँ पर नमः सेम टू सेम है। यहाँ जो विसर्ग होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर अपन कोई भी संधि पढ़ रहे हैं तो प्लस के पास क्या हो रहा है उसको समझना है। बाद में लास्ट में विसर्ग है, अलग है तो व्यंजन संधि नहीं होगी, विसर्ग है तो विसर्ग संधि नहीं होगी, प्लस से पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। ओके, तो यहाँ पर विसर्ग का ऊ बन गया और ना मैं के अंदर से ए निकल गया, तो यहाँ ए के बाद में ऊ आएगा, तो ए के साथ में ऊ आएगा तो ओ बनेगा। ये आपको कौन सी संधि से, गुण संधि से। और विसर्ग का ऊ बना वो किससे बना, उत्वय संधि से बना। ठीक है ना, अब ए के साथ में ऊ आएगा, पास में आएंगे तो संधि तो होगी, यहाँ पर गुण संधि भी होगी। अब मैं देखिए ये ओ है ना, ये मैं के अंदर जुड़ा तो नमो बन गया, नमो नमः। ऐसे इतना मुश्किल से होता है नमो नमः, और सड़कों पे खड़े खड़े कह देते हैं नमो नमः। व्हाट इज नमो नमः? दिस इज संस्कृत, नॉट इज मारवाड़ी, नॉट इज अदर लैंग्वेज। ओके, तो नमो नमः, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, उत्वय विसर्ग। अब देखो बालो याति, तो बालो के अंदर लास्ट में ओ की मात्रा है, तो वहां पर क्या कर दिया, बाल है याति, विसर्ग का ऊ बना और ऊ के अंदर ए जोड़ करके ओ बना और बालो बन गया, बालो याति। इधर ये आ गए, ये रह कोई भी हो सकती है। मनोहर, यहाँ ध्यान से देखो, मनोहर को आप लोग देखो ओ की मात्रा होती है तो वहां पर गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि गुण संधि का विकार होता है ओ, तो यहाँ पर मन प्लस ऊ हर,
ऐसा करेंगे तो गुण संधि हो जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसलिए मनोहर का क्या होगा, मन है प्लस हर, मन है मन को हरने वाला, ठीक है ना। तो यहां पर ये उचित रहेगा, मन है हर। यशोदा के अंदर यश है प्लस दा, यश को देने वाला, देने वाली, यशोदा, ठीक है ना। यशोदा का संधि लास्ट में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा विसर्ग बन गया, विसर्ग का ऊ बना, ऊ ए के साथ ऊ जुड़ा, ओ बना, ओ शो के साथ जुड़ गई यशोदा। अब बालो रोती, रे आ गया तो क्या होगा, बालो का बाला है रोती, ठीक है ना, बाला है रोती, ऐसा हो गया। ओके, अब उसके बाद में रामो जयती, तो रामा है जयती, लास्ट में ओ की मात्रा होती है, कहीं पर भी दिखे आप विसर्ग बना दो, ठीक है ना। उसके बाद में व्यंजन आए, तीसरा चौथा पांचवा होना जरूरी है। अब द्वितीय पद के अंदर अ होने पर तो यहाँ पर कोपी शब्द है, इसका संधि विच्छेद होता है क प्लस अपी, ये अपने संधि का लास्ट स्टेज है। ये बात आपको याद होगी तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपके विसर्ग संधि भी है, स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि है, लेकिन शब्द कोपी इतना सा है। तो यहाँ देखिए क है प्लस अपी, तो यहाँ क अलग कर दिया, क के अंदर से ए अलग कर दिया, विसर्ग अलग कर दिया, अपी का अ अलग कर दिया। तो यहाँ पर क को अलग रखो, ए के साथ में कोई भी विसर्ग आए और उसके बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का क्या बनेगा, ऊ बनेगा। किससे बनेगा, उत्तम संधि से बनेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ आपने विसर्ग तो अपने बना दिया, ठीक है ना, यहाँ विसर्ग का ऊ बना दिया, विसर्ग का ऊ उत्तम संधि से बना। अब देखिए यहाँ पर जो अ है, ए के बाद में जो विसर्ग का ऊ बना है, पास में आगे तो ओ बन गए, ये तो पहले जैसा ही है। ये ओ किससे बना, गुण संधि से, बाकी सेम टू सेम लिखा है, बाकी में कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये जो ओ बन गया वो क के बाद में है, तो ये क क्या है, शब्द रूप का है। शब्द रूप और धातु रूप का कोई भी शब्द आ जाए, उसके लास्ट में ओ आ जाए और उसके बाद में ए आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप संधि में बाद वाला अ क्या होता है, अवग्र चिन्ह बन जाता है, ये अवग्र चिन्ह बन गया, ये पूर्व रूप संधि से हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूर्व रूप यहाँ पर आ गया और क के अंदर ओ जुड़ गया, को बन गया, को, और उसके बाद में इसको ए पढ़ते हैं पी, को पी इति सिद्धम, और ये आपका सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर देखिए रामो अवदत, तो लास्ट में इसका ए लिख दो, राम है अवदत, रामो अयम, राम है प्लस अयम, वासरो अद्य, वासरोद्य, इसको ऐसे पढ़ते हैं वासरोद्य, तो वासर है प्लस अद्य, वार है आज, ठीक है ना। नॉट अंते अपि, अंते प्लस अपि, यहां विसर्ग संधि नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में एक ही मात्रा है। यहाँ पर कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है, लेकिन पूर्व रूप संधि होते हुए भी यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक ही मात्रा है। लास्ट में ओ की मात्रा होती है ना, वहां पर आपकी विसर्ग संधि होती है। बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तभी तो अब तक देख रहे हो। चलो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं विसर्ग संधि की। बताइए, आप बताइए, यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है ना, और ये कौन से संधि के हैं, विसर्ग संधि के। यहाँ आपको बताना है मनोभाव में कौन सी संधि है। अरे विसर्ग संधि तो सब में है, पांच के 5 शब्दों में, 5 शब्द आपके प्रैक्टिस के लिए दिए। मनोभाव के अंदर उत्व विसर्ग संधि है, लास्ट में मनो है ना, उसका क्या बन गया, मन है, क्या बन गया, मन है, और भाव का भाव। आ गया समझ में, राइटिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है, लिखा नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मन है प्लस भाव बन गया, और ये उत्व विसर्ग संधि। इस विसर्ग का ऊ बना और नए के अंदर वाला अ और ऊ मिलकर के ओ बना, ओ नए के अंदर जुड़ा नो बन गया, मनोभाव। आ गया समझ में, क्लियर, एकदम परफेक्टली। चलिए अब देखते हैं रामेश्वर गष्टंकार, रामेश्वर गष्टंकार, रामेश्वर गष्टंकार, इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि तो है, हाँ, आधे से का विसर्ग बनेगा, कौन से, वह से पहले वाला या ट से पहले वाला, हाँ ट से पहले वाला, क्यों, क्योंकि ट से पहले कोई भी षटकोण वाला दिखे तो उसका विसर्ग बना दो। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, ये शय आधा क्यों है, यहाँ पर यण संधि है, रामेशु, वह से पहले कोई भी आधा अक्षर होता है तो वह का ऊ बन जाता है, रामेशु, और वह के अंदर वाले शब्द से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है ना, इधर अ है, अग है ना, रामेशु अग है प्लस टंकार है, तो यहाँ पर आपके स्वर संधि है और यहाँ विसर्ग संधि है, तो यहाँ अपने को स्वर संधि करनी नहीं है, रामेश,
वग, और उसके बाद में टंकार। आ गया समझ में? ये विसर्ग का श बनता है और इस श का विसर्ग बन गया। सोयम के अंदर कौन सी संधि है? उत्तम विसर्ग संधि है। लास्ट में ओ की मात्रा है तो वहां विसर्ग बना दो स, और बाद में ये 5 का निशान अवग्र चिन्ह है तो उसका क्या बनाओगे? तो क्या बनेगा? अयम, श अयम। क्लियर हुआ? अब इसको वापस करते हैं। यहां पर विसर्ग है, विसर्ग का ऊ बनेगा तो ए और ऊ मिलकर के ओ बना, शो बन गया, और शो के बाद में क्या होगा? इसका अवग्र चिन्ह शोयम बन गया। धनु रेश्व रे के अंदर रे का विसर्ग बना, रे का विसर्ग बना तो यहां पर तो आ जाएगा धनु, इधर रे का विसर्ग बना दो, प्लस अब रे के अंदर क्या है? ऐ, तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है ना? ये धनु ऐश्वर्य। आगे समझे? रुद्व विसर्ग संधि। अब यहां क्या लपड़ा है? बालका रोदिति है, यहां पर विसर्ग लोप संधि है। ध्यान से देखो, मैं पहले लिख देता हूं, बालक है प्लस रोदिति, तो यहां पर रे आ गया, इसलिए यहां पर जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, लोप होगा, और लोप के साथ साथ में यहां पर दीर्घ हो जाएगा। यहां पर क्या है? दीर्घ हो जाएगा, तो बाल कह का बाल का रोदिति। इस तरीके से आपका विसर्ग संधि हो गई है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, क्योंकि 6ठी से 10वीं तक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहें प्लेलिस्ट से पढ़ें, एक वीडियो देख करके छोड़ना नहीं, सारे के सारे वीडियो देखना, सारे पार्ट देखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना? अगर आप 7वीं और 9वीं में पढ़ रहे हो तो आपके बोर्ड क्लास की तैयारी हो जाएगी यहीं पर। बोर्ड क्लास में आप गणित, विज्ञान वगैरह दूसरे पढ़ना, ठीक है ना? और आप 8th और 10th के अंदर पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ाए हुए हैं। पूरा शेड्यूल बोर्ड पैटर्न का है, उदाहरण देकर के, और एक एक शब्द पर बहुत अच्छे से टिप्पणी करके पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? और रीड के अंदर पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करवाया। आपको एक कॉपी लेकर के बैठना है, थोड़ा नोट करना है कि हम जहां पर याद करने के लिए कहते हैं उसको रटना पड़ेगा, हमेशा देखना पड़ेगा, 10 दिन में एक बार, ठीक है ना? तब जाके आपके संस्कृत में 30 में से 30 अंक आएंगे, ठीक है ना? और भी आप लोग यूपी टेट है ना, सी टेट वगैरह किसी के अंदर आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जो संस्कृत, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण नाम की जो प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर आप लोग पूरी संस्कृत व्याकरण बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विसर्ग संधि को अलविदा कहते हैं। अगले वीडियो तक, ठीक है ना? हमारे चैनल पर सारे वीडियो बने हुए हैं, आप लोग आराम से देख लें। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।